Hello students, welcome to my channel, and the topic of today's video is fertilization has been occurred now. Now the embryo is being developed. Okay, you have seen that embryo. So you can see in my animation right here that it's a just a coconut, right? And you can see that water inside the coconut is what? Is the free nucleus. Free nucleuses means the free nuclei are being in liquid form. तो जो आप लिक्विड इसका ड्रिंक कर रहे हैं कोकोनट का, जैसे कहते हैं ना कोकोनट वाटर, तो वो कोकोनट वाटर है क्या? वो फ्री न्यूक्लियाई हैं. कैसे हुए थे? जिसको आपने कहा कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे हो रहा था, तो आपने कहा था सेलुलर था, फ्री न्यूक्लियर था, राइट, और एक हेलोबियल था. तो तीनों कैटेगरी में जो पहला था फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट, तो जो फ्री न्यूक्लियस है यही तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे आप कोकोनट वाटर बोलते हैं. आगे देखेंगे इसे हम बाकी डिस्कशन है. The case of a tender coconut fruit, टेंडर कोकोनट फ्रूट, where the coconut water that you see is actually thousands of free nuclei. न्यूक्लियस हैं, डीएनए हैं खूब सारे. As the coconut matures, cellularization leads to a decrease in the quantity of water and the formation of the white kernel. तो जो वाइट The cellular endosperm. बन जाता है मैच्योर होने पे. Therefore, in the coconut, we find both free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and cellular endosperm. नोट डाउन, ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो टेंडर न्यूक्लियस, जो टेंडर कोकोनट होता है, बिल्कुल कहते हैं ना कच्चा नारियल, तो उसमें जो लिक्विड होता है वो है क्या बेसिकली? तो आपको ऑफकोर्स एंडोस्पर्म है. एंडोस्पर्म है और वो कैसा है? फ्री न्यूक्लियर स्टेज में वो लिक्विड है, वाटर है. और जो उसका वाइट पार्ट बन जाता है फाइनली मैच्योर होने के बाद, वो क्या हो जाता है? वो सेलुलर एंडोस्पर्म है. यानी कि वही न्यूक्लियस को क्या मिल जाए ऊपर से? उन न्यूक्लियस के ऊपर से सेल वॉल डेवलप हो जाए. करेक्ट? यानी कि पूरी सेल साइटोप्लाज्म डेवलप हो जाए तो क्या बन जाता है? वो सॉलिडिफाई हो जाता है. तो वो क्या हो जाता है? सेलुलर एंडोस्पर्म. तो आप देख सकते हैं दोनों जगहों पे. Histological studies have shown that endosperm contains stored food in the form of starch or proteins, as in cereals, or oil, as in castor or coconut. नोट डाउन. This food provides nourishment to the zygote while it is developing into an embryo. It is interesting to note that the endosperm also forms a major source of nutrition for human beings. Incidentally, the development of the embryo, also known as embryogeny, occurs only after a certain amount of the endosperm has developed. याद रखेंगे, जो एम्ब्रियोजनी होती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, तो बिना एंडोस्पर्म के एम्ब्रियो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता. एंडोस्पर्म का सीधा पर्पस होता है कि जो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट बन रहा है, यानी कि जो भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट देना है. तो आप देख सकते हैं ये जितना भी ये एंडोस्पर्म पार्ट है, कितना ये सब जो पार्ट है, बाकी क्या है? एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म का काम क्या है? नरिशमेंट के लिए होता है. जैसे याद करें, जब हमने कहा था जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन में 2 स्टेज की सेल होती हैं, राइट. एक को बोला था जो बड़ा सेल होता है उसको बोलते थे वेजिटेटिव पार्ट, एक होता था जनरेटिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट का काम क्या था? नरिशमेंट देना, राइट, वाइटलिटी मेंटेन करने के लिए. अच्छा, तो जितने भी आप बात करेंगे एम्ब्रियो को, कोई भी सीड होगा उसमें जो भी एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो के सराउंडिंग में एंडोस्पर्म ज़रूर होगा, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए. क्योंकि अगर कोई सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न नीड्स एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी बाकी सराउंडिंग से. वो एनर्जी कहाँ है? एंडोस्पर्म में है, फूड है वो. तो एम्ब्रियो है. In fact, in some plants, such as groundnut that belongs to the bean family, the mature seeds lack endosperm, as it gets completely absorbed by the developing embryo. देखो पूरा एम्ब्रियो ने खींच लिया पूरा. When these seeds germinate, the cotyledons or seed leaves become the source of nutrition for the embryo. नो डाउन. However, in mature seeds of castor, we see that the endosperm is retained as a storage tissue. In the case of cereals, the alurone layer,
which forms a part of the endosperm, stores food as well as secretes amylase enzyme for the digestion of stored starch during germination of the seed. ये आपका होमवर्क है, आपको एक जर्मिनेटिंग सीड का ये पूरा पार्ट बनाना है जिसमें सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे, पेरिकार्प, एलिरॉन, स्टार्ची एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और ट्रांसफर लेयर. Studies by botanists have revealed that during early embryogeny, the zygote divides into two cells. Note. The basal suspensor cell towards the micropylar end and a terminal embryo cell towards the calasal end. दो एंड होते थे, माइक्रोपाइलर, कैलेजल एंड. The basal suspensor cell further undergoes mitotic divisions and forms 4 to 8 cells which push the terminal embryo cell into the tissue of the endosperm to allow it to derive nourishment. Moreover, the terminal embryo cell also undergoes divisions to form a group of cells known as proembryo, प्रोएम्ब्रियो समझ गए हैं? which subsequently develops into a globular, एम्ब्रियो. heart-shaped and torpedo-shaped mature embryo. The structure of a mature dicotyledonous embryo is nonetheless different from that of a monocotyledonous embryo. अभी देखो दो एम्ब्रियो के डिफाइंड शेप हैं. डाइकॉट का ये ऐसा एम्ब्रियो शेप होगा और ये मोनोकॉट का शेप है. ये दोनों ही एम्ब्रियो शेप आपको बताने हैं डायग्राम में. A dicotyledonous embryo, for instance, consists of an embryonal axis and two cotyledons. The टिक करें. ये दिख रहे हैं दो कॉटिलिडन्स दिख रहे हैं प्रॉपर. ये कॉटिलिडन्स हुए और ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस हुई. अब याद रखें, अब यहाँ पे ये बेसिकली एम्ब्रियो तो डेवलप हो रहा है, यहीं पे जर्मिनेशन होगा प्रॉपरली, यानी कि प्रॉपरली जर्मिनेट होगा तो ऊपर शूट और नीचे रूट डेवलप होना है. यानी कि ये आपका ऐसा सीड है जिससे पूरा प्लांट बनने वाला है. ओके, तो कॉटिलिडन्स क्या थे? कॉटिलिडन्स जो कवरिंग पार्ट थे जैसे चने के होते हैं. एपिकॉटिल, the portion of the embryonal axis above the level of the cotyledons, एपिकॉटिल terminates with the plumule or stem tip. प्लूम्यूल. प्लूम्यूल जिसे आप बोलते हैं, यहीं से स्टेम निकलनी शुरू हो गया, यानी कि शूट. क्या करेंगे? शूट अपेक्स, जिसको आप प्लूम्यूल बोलते हैं, यहाँ से शूट अपेक्स होगा और नीचे हाइपोकॉटिल आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे रूट अपेक्स. दो एपिसेस बनते हैं, राइट. एपेक्स का प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं एपिसिस. तो हमें एपिसिस देखने हैं यहाँ पे, यानी कि एपेक्स देखने हैं, शूट एंड रूट. शूट अपवर्ड, रूट डाउनवर्ड. ठीक है, तो हमें दो चीज़ देखनी है यहाँ पे. प्लूम्यूल शूट बनेगा. Below the level of the cotyledons is a cylindrical portion called the hypocotyl that terminates at the radical or root tip, रूट टिप बनाएगा. which is covered with the root. चलें यहाँ पे प्रॉपर्ली नोट कर लें. प्लूम्यूल से क्या है? शूट, यानी कि स्टेम अपवर्ड, अप ऑफ द ग्राउंड. और हाइपोकॉटिल के नीचे से क्या आएगा? रूट. क्लियर हुआ? यानी कि बिलो, ये रूट की बात करेंगे. तो शूट एंड रूट. तो प्लूम्यूल से क्या? शूट, यानी कि स्टेम बनाएगा ऊपर की तरफ, अप द स्टेम, अप द ग्राउंड, और ये बिलो द ग्राउंड, राइट, बिलो. ओके, सो जो टर्म लिखा है यहाँ पर हाइपोकॉटिल, हाइपो मतलब होता है नीची, ठीक है ना, डाउनवर्ड. कॉटिल मतलब कॉटिलिडन के नीचे. Cap. On the other hand, a monocotyledonous embryo, commonly found in the grass family, घास के लिए होता है. has only one cotyledon called a scutellum, situated towards the lateral side of the स्क्यूटेलम, सिंगल कॉटिलिडन. क्या नाम दिया? सिंगल कॉटिलिडन. ठीक है ना. तो जो सिंगल कॉटिलिडन होते हैं, स्क्यूटेलम कहे गए किसके लिए? मोनोकॉट्स के लिए. तो मोनोकॉट का सिंपली मतलब हुआ, एक बात तो क्लियर हो गई, जिसे हम मोनोकॉट बोल रहे हैं, यहाँ पर बहुत डिफरेंस है. यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस नहीं है, embryonal axis. और जो भी दिखती है, The upper portion of this axis, known as the epicotyl, lies above the attachment of the scutellum. The epicotyl has a shoot apex and a few leaf primordia
enclosed in the coleoptile, a hollow foliar structure. The lower end of the embryonal axis has the radicle and root cap covered in an undifferentiated sheath called the coleorhiza. Interestingly, the various parts of the embryo develop differently as the seed germinates. Properly. In this manner, ये the monopod embryo as well as endosperm develops from the zygote and primary endosperm cell after fertilization has taken place in flowering ये plants. एक सीड है स्टैंडर्ड. For us, fruit means a mango, papaya, apple or a banana. However, for a botanist,